अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 कैप 5 का स्टार्ट हो गया जी। IS 41 में पेज 640 पे तशरीफ़ ले आएँ। ज़रा इसको थोड़ा पढ़ लें और तो फिर जाते हैं MCQs की तरफ। बाकी इंशाअल्लाह ईद से पहले मैं नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहा, ज़ाहिर है अब 2 दिन रह गए, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारे करने वाले IS 38 के अंदर। पास पेपर 20 है, आई थिंक 21 है, ऐसा 2-3 पास पेपर्स हैं। उसके बाद टेस्ट की डिस्कशन मैं फिर देखता हूँ, कल मैं शायद कर दूँ। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया था मंडे को, कैसा हुआ था? चलो 5-10 मिनट लगेंगे, उसको भी ऐसे ही कल किसी को कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपके सामने है इस वक्त, पेज 640 पे क्वेश्चन 11, खालिस डेयरी। रिक्वायरमेंट है इसकी, रिक्वायरमेंट बाद में देखते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, ठीक है। खालिस डेयरी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग अ डेयरी फार्म. इट ओन्स बायोलॉजिकल एसिड्स कंसिस्टिंग ऑफ 40 बफलोज विच प्रोड्यूस मिल्क एंड काव्स बीइंग रेज्ड टू प्रोड्यूस मिल्क इन फ्यूचर। मज्जें रखी हुई हैं इन्होंने, दूध भी देती हैं और जो बच्चे देती हैं फिर उनको भी बड़ा करके उनको भी दूध के लिए ही रखते हैं। और फॉलोइंग इनका ट्रायल है ऑन 1 जुलाई 16, ओपनिंग ट्रायल है और ईयर एंड है इनका 30 जून 17 के ऊपर कुछ जाके आपने खैर रिक्वायरमेंट डी पूरी कर रहे हैं बेसिकली पहले, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, ठीक है। तो ईयर एंड अगर 30 जून है, ये ओपनिंग ट्रायल है ना फिर, ठीक है। 1 जुलाई 16 का ओपनिंग, यानी ओपनिंग बैलेंसेस कुछ गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस की तो कोई जर्नल एंट्री ना करते, वो फिर जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी तो उस वक्त देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, खैर पढ़ तो लें एक बार। डेयरी लाइव स्टॉक मेच्योर एंड इमेच्योर दोनों इकट्ठे ही हैं, यानी ये वो मजे हैं, ठीक है। जाहिर है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ही पड़ी होंगी। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जाहिर सी बात है फार्म के ऊपर आपका फार्म की बिल्डिंग होगी, फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर्टी प्लांट वहाँ पे मशीनरी वगैरह यूज़ हो रही होती है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है इनका। उसके बाद कैश एंड बैंक है। फिर शेयर कैपिटल गिवन है 250 शेयर्स एट ₹10 ईच, और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। कोई ऐसी चीज़ जो परेशान कर रही है, चलें फिर। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड, ठीक है जी। 30 जून 17 वाले साल की ट्रांजेक्शन है ये। कंपनी प्रोड्यूस्ड 47,450 लीटर्स ऑफ मिल्क विच विद अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹50 पर लीटर। तो इसकी एंट्री साथ ही क्या कह रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इकट्ठा पढ़ें। साथ ही क्या कह रहा है, कॉस्ट टू सेल द मिल्क वर। अब ये कॉस्ट टू सेल उन्होंने क्या कर दिया जी, इकट्ठी दे दी, ठीक है। हमने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट किस पे लेना होता है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 640 है, खालिस डेयरी। तो रिक्वायरमेंट नंबर डी है ना हमारी, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो हमने डेट उसने नहीं लिखी हुई, तो डेट के बगैर बस एंट्रीज करते रहे। इस पूरे साल की एंट्रीज हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 हमारी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं। जर्नल एंट्रीज में कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। तो सबसे पहले क्या आया जी आपके पास, मिल्क। कंपनी ने मिल्क प्रोड्यूस किया है 47,450 लीटर्स और हर एक की फेयर वैल्यू है 70। तो ये फेयर वैल्यू है, बट हमें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेके जाना है। पर लीटर नहीं दी उसने कॉस्ट टू सेल, बल्कि कॉस्ट टू सेल उसने टोटल ही बता दी, तो कोई मसला नहीं। पहले आप एंट्री बताएं क्या होगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि हमारे पास क्या है जी, मिल्क है, मिल्क, ठीक है जी, ये डेबिट करेंगे और P&L क्रेडिट करेंगे। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हमने लेना होता है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो फेयर वैल्यू कितने लीटर्स हैं जी, 4 बताइएगा, 47450 ये लीटर्स है टोटल, और हर लीटर कितने रुपए का, 7T का। ये आ गई आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की टोटल फेयर वैल्यू। इसमें से लेस क्या कर देना है जी हमने,
कॉस्ट टू सेल इकट्ठी गिवन है तो कोई बात नहीं, सारा मिल्क निकल आया, ये फेयर वैल्यू आ गई उसकी। अब इकट्ठी ही कॉस्ट टू सेल माइनस कर दो, बोलो 474,500। अच्छा 4,74,000। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट कितने से? 28 रुपीज इन थाउजेंड ना कर रहे, तो रुपीज इन थाउजेंड जी, तो 2847 आ गया डेबिट। और PNL आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब जितना भी ये सारा गेन हुआ है आपको, ये आप ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2847। ठीक है जी, लें जी। पहली एंट्री में हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, किस पर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। साथ ही आपको पता है हम दूसरी एंट्री भी कर लिया करते हैं ना, हाँ, तो फौरन ही आप इसको इन्वेंट्री बना लें। एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको ज़रा अगर आप इजाज़त दें ना तो मैं ये वाली वर्किंग इधर नीचे कर लेता हूँ और एंट्री ज़रा करीब करीब कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग शो कर रहा हूँ मैं जी। कितने लीटर थे? 47,450 बोले। ये लीटर्स हैं इनटू ₹70 पर लीटर, ये फेयर वैल्यू आ गई थी लेस 500 आ गया था, तो ये हमारा आंसर आया था 2847 से आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट करके और PNL को क्रेडिट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद जनाब अगली एंट्री क्या करेंगे जी? इन्वेंट्री मिल्क की, फ्रिज में आप रखें इसको, ठीक है, तो इन्वेंट्री मिल्क डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो मिल्क था वो अब कर देंगे आप क्रेडिट 2847। तो ये दोनों एंट्रीज पता है आपको भी कि ये डायरेक्ट हो सकती है जब आप थोड़े और बड़े हो जाएं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं डायरेक्ट करने की। जब एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई ऐसे करने, कॉन्सेप्ट भी पक्का रहता है कि आपने एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करना होता है और फिर उसके बाद ये इन्वेंट्री बनता है। तो ऐसी तरह पक्का हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो अलग अलग ही एंट्रीज कर लें तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद जी पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट 3 में कहता है एज द मिल्क इज प्रोड्यूस इट वॉज सोल्ड फॉर कैश आफ्टर इनकरिंग कॉस्ट टू सेल। मतलब सादा बात, जितने का आपने जो मिल्क निकला था उसको बेच दिया फॉर कैश। अब अलग से तो नहीं बताया कि क्या रेट है, तो भाई जाहिर सी बात है अभी दूध निकाला है तो वो फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड, फेयर वैल्यू पर ही बिका होगा। और कॉस्ट टू सेल चूँकि आपने इनकर की है वो आपके खर्चा हुआ है, तो इसका मतलब वही 2847 जो निकला हुआ है उसकी आप अगली एंट्री कर लेंगे कैश डेबिट सेल क्रेडिट। और साथ ही जी हाँ, कैश डेबिट सेल्स। अब ये सेल्स किसकी हुई है? ये मिल्क की सेल हुई है, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 2847 से। और साथ ही आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री करनी, परपेचुअल वाली कॉस्ट गिवन हो तो हमेशा ये आपने FR 2 के अंदर रखना है। जब भी कॉस्ट गिवन होगी सेल के साथ दूसरी एंट्री कर दिया करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट। वो जो इन्वेंट्री फ्रिज में पड़ी हुई थी मिल्क की वो अब खाली कर दिया हमने शिलर अपना। अब आप कहोगे जी कोई गेन लॉस नहीं आ रहा, असल में ना सारे का सारा गेन हमने जब दूध निकाला था उसी वक्त ही रिकॉर्ड कर लिया था, PNL में ये चला गया। उसके बाद तो फिर हाँ, ये काम एक दफ़ा एक सवाल में हुआ था, शायद वो काशिफ डेयरीज को सवाल इस तरह नाम था, क्वेश्चन बैंक का सवाल था, जिसमें मिल्क की फेयर वैल्यू तो 70 रुपये शायद थी, लेकिन वो बेचते हुए शायद उससे थोड़ा महंगा बिक गया। तो अगर ऐसा हो जाता तो यहाँ पर गेन लॉस निकल आता। आपकी सेल जो है वो सेल प्राइस के ऊपर बुक होती है और कॉस्ट तो यही पड़ी होती है आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, तो वहाँ पे गेन लॉस आ सकता था, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जी आपने मज़ीद लाइफ स्टॉक ख़रीदा है 41,000 कैश का। क्या एंट्री करेंगे जी? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। हाँ अच्छा, एक मिनट इधर परचेज़ किया है, कहीं पे उसने लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट टू सेल कितनी है? लाइफ स्टॉक वॉज परचेज्ड फॉर 41,
अगर कहीं पे वो लिखता कि ये फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल इसके अलावा है तो फिर आप इसमें से माइनस करते। अब नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो है उसी के ऊपर रिकॉर्ड कर ले फिर। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से 41,000 में चल रहे हैं ना। नेक्स्ट, उसके बाद जी ऑन 2 जुलाई 2016 लाइव स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 20,000 इन कैश। अच्छा, अब डिस्पोजल की तरह की जर्नल एंट्री होती है ना, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल एसिड है, कॉस्ट पे तो पड़ा नहीं, और डेप्शन तो अलग पड़ी नहीं हुई, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड खामोश है तो मतलब बायोलॉजिकल फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे पड़े होते हैं। तो अगर इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना हो तो हमने फेयर वैल्यू, जो बायोलॉजिकल एसिड के अकाउंट में फेयर वैल्यू पड़ी होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, जो कैश आया वो डेबिट कर देते हैं और गेन लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जो 2 जुलाई को जो लाइव स्टॉक हमने 2 लाख रुपए इन कैश बेचा है, इसकी बुक वैल्यू यानी इसकी फेयर वैल्यू इस दिन से पहले कितनी होगी, यानी 1 जुलाई 16 पर इसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता नहीं, ठीक है। ये पता हो तो हम उस अमाउंट को क्रेडिट करें बायोलॉजिकल एसिड से और कैश 2 लाख से डेबिट करें और मज़ीद जो गेन लॉस आया वो रिकॉर्ड कर लें। क्योंकि एक तो गेन हम बायोलॉजिकल एसिड का साथ साथ ही गेन रिकॉर्ड करते रहते हैं ना। एक तो पिछले साल के एंड पर 30 जून 16 पर जो गेन या लॉस आया होगा, गेन ही आया होगा, नॉर्मली आता है जो, तो वो हमने पीएनएल में रिकॉर्ड कर लिया होगा ईयर एंड पे, जो हम ईयर एंड गेन लॉस निकालते हैं। अब उसके बाद ये इसकी फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया होगा ये तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके वही वाली चीज़ आपकी हेल्प करेगी कि कितना कुछ चेंज आ गया उन्हें। 1 जुलाई 16 पर अगर बायोलॉजिकल एसिड 1149 पे पड़े हैं तो ये पक्की बात है ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही होंगे। ये तो पहली बात है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड का रूल है। तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे ही पड़े हैं, ठीक है। तो अब इसकी फेयर वैल्यू में 2 दिन बाद कितना कुछ चेंज आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि बस सिंपल अगर आप ज़बरदस्ती करें भी तो उसमें कुछ गेन लॉस आना नहीं है, ये सादा एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट और बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट। चलो ऐसे कर लेता हूँ, बायोलॉजिकल फिर मिटा देता हूँ। बायोलॉजिकल एसिड कैश कितना आया है 200 का। अब अगर मिसाल के तौर पे पिछले साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू होती, ईयर एंड पर इसकी फेयर वैल्यू होती लेट से 180, तो ये 180 पर पड़ा होता, तो 180 क्रेडिट करते और 20 का गेन मज़ीद आज आ जाता। लेकिन असल में ईयर एंड के फ़ौरन ही बाद अगले ही दिन या दूसरे दिन आपका ये एसिड बिक रहा है, तो भाई ये फिर फेयर वैल्यू पर ही बिक रहा है ना, और यही उसके अकाउंट के अंदर भी पड़ी हुई होगी, एक दिन पहले यही फेयर वैल्यू पर रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। तो कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट 200 से ही कर लें। अगर इसमें कोई डिफरेंस होता तो वो डिफरेंस ले लेते और गेन लॉस मजीद आ जाता। ईयर एंड तक तो गेन लॉस रिकॉर्ड हो ही चुका होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो गेन लॉस इस पे होना था वो समझो रिकॉर्ड हो ही गया था पिछले साल के, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, हैं बेटा ये तो सारे हैं ना, सारे इसमें तो पता है आपको 40 बुफैलोस पड़ी हैं। ये तो वो कह रहा है 2 जुलाई पे लाइव स्टॉक बिका है 2 लाख इन कैश, वो सारा का सारा थोड़ा ही, मतलब आपके 11 लाख की जो भैंसें हैं आपने 2 लाख में सारी बेच दी, आप ये समझ रहे हैं। वो कोई एक बिकी होगी लाइव स्टॉक, कोई एक भैंस, कोई एक जो है वो कटा वछा बिक गया होगा, ओके। सारे नहीं बिक गए, आपके समझ रहे, सारे बिक गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस दिन जो सारे बायोलॉजिकल एसिड्स पड़े हैं, ये डेयरी लाइव स्टॉक जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये सारे के सारे फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे ही पड़े होंगे, यानी ईयर एंड पर इनका फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो 2 दिन बाद उनमें से अगर कोई बिकेगा तो उसमें मजीद कौन सा गेन आना है, 2 दिन में कौन सा फेयर वैल्यू में चेंज आ गया होना है, इसलिए ये एंट्री कैश डेबिट बायोलॉजिकल एसिड क्रेडिट होगी। 2 लाख ही निकलेगी, 1149 में से 200 ही निकालेंगे जब इंशाल्लाह। अभी तो मैंने ये दिखाया, ये तो ओपनिंग में पड़े, अभी तो मैं एंट्रीज कर रहा हूँ। जब मैं आपकी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें मेरे पास ओपनिंग डेट पर ये बायोलॉजिकल एसिड्स पड़े होंगे,
41,000 वाले ख़रीदे भी हैं दौरान साल हमने, और 200 के बेचे भी हैं, 2 लाख के, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। गेन ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू फिजिकल चेंज, और गेन ऑन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू प्राइस चेंज, दोनों ही गेन है। 27 है और 45 है। तो जर्नल एंट्रीज करते हुए क्या सिखाया हुआ है आपको? हाँ, इनकी कोई अलग एंट्री होती नहीं है, इनकी इकट्ठी एंट्री है। तो दोनों में ही गेन, दोनों के वजह से क्या आ रहा है? गेन। दोनों की वजह से क्या आ रहा है? गेन। एक पे गेन एक पे लॉस आ जाए तो नेट कर देना। फिलहाल तो दोनों में क्या आ रहा है? गेन, ठीक है, नॉर्मली गेन ही होता है। तो इधर देखो क्या एंट्री होती थी बायोलॉजिकल एसिड में, गेन। अब ये ईयर एंड, अब इस ईयर एंड पे पहुंचे हैं तो ये गेन लॉस उन्होंने खुद ही निकाल कर दे दिया, हमसे नहीं निकलवाया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल में आप क्रेडिट कर देंगे दोनों इकट्ठे करके। 27 जमा 45, 27 प्लस 45 जी कितना? 72, ठीक है जी। एंट्रीज आसान है बेसिकली, बस प्रेजेंटेशन आपको सिखानी है इस सवाल के अंदर। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ जाएगी, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में कैसे प्रॉपर एक सवाल बने। और इस तरह का ही सवाल जो है वो तकरीबन मिलता जुलता आया भी हुआ था इस दफ़ा, मतलब थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाती जिन बच्चों ने किया हुआ ये वाला सवाल। नेक्स्ट है डेयरी फार्म सप्लाईज, चारा वगैरह। सप्लाईज क्या होती हैं? चारा, दवाई, लटरम पटरम वगैरह वगैरह, ठीक है। सप्लाईज जो फार्म पर यूज़ होने वाले कंज्यूमेबल टाइप चीज़ें होती हैं, ठीक है, सही है। तो फार्म पे कोई क्रॉकरी या चुरियाँ कांटे तो नहीं ना होंगे, कोई स्टेशनरी तो नहीं होगी। फार्म की सप्लाईज क्या होंगी? जो उनके लिए आप चारा मंगवाते हैं, साइलेज मंगवाते हैं, जो उनके लिए दवाइयाँ मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये फार्म के ऊपर फार्म की सप्लाईज होती हैं। ये परचेज़ की गई हैं फॉर 295, जो कि पूरी तरह से कंज्यूम हो गई हैं ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका मतलब 295 की एंट्री क्या होगी? मैं तो कहूँगा 2 एंट्रीज करो, किसी बुरे सवाल के लिए, किसी मुश्किल सवाल के लिए। क्या मतलब? जब आप ख़रीद कर लाए चारा वगैरह, इकट्ठा ख़रीद कर लाते हैं ना, ये थोड़ी है कि आप रोज़ सुबह दोपहर शाम जा रहे हैं चारा ख़रीदने के लिए। ये जो चारा स्टॉक की फार्म्स के ऊपर ना खुश्क चारा स्टॉक किया जाता है। तो ये नहीं है कि आप रोज़ सुबह बाइक पे निकलते हैं और चारा लेकर आते हैं, नहीं, आप जो है वो फार्म है, आपके पास कुछ अरसे का स्टॉक मौजूद होता है। तो जब आप सप्लाईज़ कोई भी दवाइयाँ खरीद के लाए हैं या कोई चारा खरीद के लाए हैं, जो भी सप्लाईज़ आप फार्म के लिए खरीद कर लाए हैं, जब खरीद कर लाए हैं तो वो आपका स्टॉक है। जैसे आप दफ्तर में हैं तो स्टेशनरी खरीद के लाएँ तो स्टेशनरी का स्टॉक है, ठीक है। जैसे आप जो है वो कोई आप जो है वो सोशल क्लब चला रहे हैं तो उसके अंदर आप क्रॉकरी खरीद के लाएँ तो वो आपका स्टॉक है। तो जब खरीद कर लाएंगे तो आप उसकी एंट्री कर लें स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। और जितना यूज़ हो जाए ईयर एंड पर देखो कि स्टेशनरी ख़त्म हो गई है जितनी, तो उसकी एंट्री कर दो एक्सपेंस डेबिट स्टॉक क्रेडिट। जो अनयूज़ रह जाएगा वो बैलेंस शीट में पड़ा होगा। वो अलग बात है कि हमारे इस सवाल के अंदर जितना आया था स्टॉक वो सारे का सारा ही इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर इस तरह से होता, डेयरी फार्म सप्लाईज वर परचेज फॉर 295 एंड एट द ईयर एंड 20%, लेट से लिखा होता 20% ऑफ दीज आर अनयूज्ड, तो इसका मतलब 80% पीएनएल में एक्सपेंस बननी चाहिए और 20% को एसिड में नजर आना चाहिए। इसलिए दोनों एंट्रीज अलग अलग कर लेते हैं, स्टॉक ऑफ सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट स्टॉक ऑफ सप्लाईज क्रेडिट, 2 एंट्रीज अलग अलग कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या किया आपने? स्टॉक सप्लाईज का स्टॉक डेबिट करके कैश क्रेडिट किया, ये आपने खरीदी और लाकर अपने पास रख ली स्टोर में, ठीक है, 295। अब इसमें से पूरा पीरियड आप इस्तेमाल करते रहे होंगे, ये चीज़ें सप्लाईज चारा दवाई वगैरह ये इस्तेमाल होता रहा होगा और पीरियड के एंड तक ये सारा ही इस्तेमाल हो गया। मतलब अब ये एसिड तो ना रहा ना, जब चारा खा गई दवाइयाँ लग गई उनको, तो ये क्या बन गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डेबिट करके स्टॉक ऑफ सप्लाईज क्रेडिट कर दो। ये इसलिए अलग अलग करवाई हैं कि अगर कुछ अनयूज रह जाता तो आप सिर्फ यूज्ड वाले की एंट्री अगली का, जैसे वो कहता कि 80% यूज़ हुआ है या 20% अनयूज, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। 80% यूज़ हुआ या 20% अनयूज है, सवाल में ऐड कर सकता था कि इसमें से बच गया है, तो आपने 80% से इस एंट्री को करना था एक्सपेंस डेबिट स्टॉक क्रेडिट। और जब बैलेंस शीट बनती तो उसके अंदर 295 में से 80% निकल जाता, बाकी 20% जो है वो करंट एसेट्स के अंदर आपका नजर आ रहा होता, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हुआ इस सवाल के अंदर, तो सारा ही एक्सपेंस बन गया। तो ये जनाब आपने एंट्री पास कर लेनी है, एक्सपेंस डेबिट और स्टॉक ऑफ सप्लाईज क्रेडिट 295 से मुकिया नहीं एंट्रियां। हाय अल्लाह भी एक रहती है।
और लास्ट एंट्री है जी, डेप्रीसिएशन ऑफ पीपीई फॉर द ईयर वाज 84, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, आखिरी एंट्री है, यहाँ ना कर दूँ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड, पीपीई पढ़ा था ना, पीपीई पढ़ा हुआ है जी, कितनी 84, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जर्नल एंट्री होगी, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ जी। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया, उसके बाद कहा जा रहा है जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ और एक रेकन्सिलिएशन बनाओ, ठीक है, जिसमें कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। तो ये इंशाल्लाह बना लेंगे, ये हमें सब काम आते हैं, कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अब चूँकि प्रॉपर एक सवाल करना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का, तो फिर आपको SOCI का फॉर्मेट ओपन कर लेना चाहिए और SOFP का भी। SOCI तो फॉर द ईयर बनती है, इसलिए ट्रायल में से तो कोई चीज़ उठ के वहाँ पर नहीं आनी, लेकिन SOFP के अंदर ये सारे ओपनिंग बन जाएंगे, ठीक है। ओपनिंग बायोलॉजिकल एसिड, लेजर क्यों बनाना, ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है ना, बड़े हो गए अब तो। ओपनिंग PPE, ओपनिंग कैश एंड बैंक, ओपनिंग शेयर कैपिटल, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद ये सारी एंट्रीज आप जो की हैं इनको डायरेक्ट, यानी कि एंट्रीज ना मांगे, सिर्फ आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता तो आप डायरेक्ट भी काम ये कर सकते थे, ये काम करते होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह, अभी आगे जाके आप सवाल हैं आपके, ठीक है। तो PNL और बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ये इसलिए भी बनवा रहा हूँ कि मैंने डिस्क्लोजर्स भी पढ़ाने हैं ना अभी आपको, तो डिस्क्लोजर्स भी जो है यहाँ से थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो नई चीज़ होती है ना, इसके केस के अंदर जब बायोलॉजिकल, जब आप IAS 41 लग रहा होता है ना, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ सेल्स नहीं आती। खुद सोचें, क्या सिर्फ सेल्स आती हैं आपकी? जो आपने न्यू बॉर्न आया था, क्या एंट्री की थी, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, PNL क्रेडिट, तो वो PNL क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, फिर न्यू बॉर्न तो आया ही था, ईयर एंड आ गया, तो वहाँ पर आपने फिर रीट्रांसलेट किया था, फिर गेन आया था, उसकी एंट्री क्या की थी, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट PNL क्रेडिट। अब ये भी PNL क्रेडिट कहाँ हो रहा है, ये भी गेन ही है जो नज़र आएगा आपका सेल्स के अलावा, ठीक है, यहाँ ये गेन भी नज़र आता है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ गई थी, एंट्री की थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट PNL क्रेडिट। तो ये जो PNL क्रेडिट हो रहा है, ये दरअसल IAS 41 वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स के साथ ये भी चीज़, सेल्स भी आएंगी, आपने दूध जो निकाला वो बेचा भी, ठीक है, तो वो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में आ जाता है, नेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेशक जैसे इस एंट्री के अंदर हो रहा है, लेकिन नज़र तो आएगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम ओपन कर लेते हैं जी हम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, खालिस डेयरी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम पूरी ही बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स क्यों बनाएंगे, फॉर द ईयर एंडेड, क्या ईयर एंड 30 जून 2017, पर्चे में SOCI पूरा लिखा करें, फॉर द ईयर एंडेड पूरा लिखकर, और फिर आगे ये 30 जून भी 30 लिखकर, जून अंग्रेजी वाला लिखकर पूरा 2017 लिखा करें, ठीक है, ऐसे, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, ये है असल तरीका लिखने का, ओके। अच्छा, उसके बाद खालिस डेयरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 2017, लिखने का तरीका यहाँ भी वही है। अच्छा, एसिड्स वाली साइड से चल पड़ेंगे। ये जो देखो ना, आपने डेयरी कैटल रखी हुई है, डेयरी लाइफ स्टॉक है, तो इसको आप लंबे अरसे के लिए रखा करते हैं, तो नॉन करंट एसिड्स में नज़र आएगा आपका डेयरी स्टॉक और डेयरी लाइफ स्टॉक और PPE नज़र आएगा। उसके बाद करंट एसिड्स में आपका कैश तो है ही, बाकी कोई इन्वेंट्री आ गई तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल एसिड्स को मैं ज़रा हटा रहा हूँ,
डायरेक्ट लिख रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मुझे दो नज़र आए हैं, दो जो नज़र आए हैं उसके आपके पास तो कोई खुली जगह है, आप 3 लाइनें छोड़ दें। दो नज़र आए पूरे सवाल में, तीसरा कोई नहीं आया, कोई नहीं है, एहतियातन छोड़ दिया करें पर्चे में, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स स्टार्ट होंगे। करंट एसेट्स के अंदर मुझे सिर्फ जो मिला है अभी तक वो क्या है, वो कैश नज़र आया है, ठीक है, ओके। तो बाकी इन्वेंट्री मिल्क की शायद पड़ी हो, बिकी ना हो, शायद कोई और चीज़ को सप्लाईज वगैरह को 3-4 लाइनें इसके लिए भी छोड़ दें, ठीक है, टोटल के लिए भी जगह छोड़ दें। उसके बाद कैपिटल एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला पोर्शन आता है जिसके अंदर आपकी इक्विटी आएगी। इक्विटी में आपको शेयर कैपिटल मिलेगा और रिटेन्ड अर्निंग, ये दो चीज़ें मुझे नज़र आई थी। आप 3 लाइनें इसके लिए भी छोड़ दें, मैंने 2 छोड़ दी। उसके बाद लायबिलिटीज़ की हेडिंग दे ली, और कोई लायबिलिटी अगर हुई तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जनाब आपका फॉर्मेट तैयार है। कहो तो ओपनिंग्स लिख लेता हूँ, ये सारे उठा के लिख लेते हैं बैलेंसेस। बस एक थोड़ी सी, कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी एहतियात अगर कर लेना आप, वो ये कि कैश सिर्फ गिवन है, ठीक है। अगर कोई करंट एसेट उसके अलावा हो तो वो कैश से ऊपर नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर कोई पहले लिख देता तो खैर आप क्या कर सकते हैं। पर सही आप फाइनल अकाउंट्स में सिखाया जाएगा आपको। सही तरतीब ये होती है, कोई एक तरफ से चले ना आप, या आप कम लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड की तरफ जाते हैं, या ऑपोजिट। ज़्यादातर लोग जो है वो कम लिक्विड से ज़्यादा लिक्विड की तरफ दिखाते हैं एसेट्स को करंट एसेट्स में। यानी सबसे ऊपर इन्वेंट्री नज़र आती है, रॉ मटेरियल की, जो फिनिश गुड्स की, स्टोर स्पेयर्स नज़र आएंगे, फिर डेटर्स नज़र आएंगे, फिर उसके बाद जो है एक्रूवल्स, प्री पेमेंट्स, फिर प्री पेमेंट्स नज़र आएंगी, एडवांसेस नज़र आएंगे, और एंड पे जाके कैश एट बैंक, कैश इन हैंड होता है। बहरहाल चीज़ें लिखवाना शुरू करो मुझे। सबसे पहले आप मुझे लिखवा दो, क्या है जी, डेयरी लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक मैं बायोलॉजिकल एसेट ही लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल एसेट डेयरी लाइफ स्टॉक। पता नहीं एंट्रीज पूरी होती हैं या नहीं, चलो बायोलॉजिकल एसेट काफ़ी। और दूसरा क्या था जी हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। तो ये जनाब दोनों बैलेंस उठाकर यहाँ पे लिख लें ताकि फिर एंट्रीज को पोस्ट करते जाएं। ये ओपनिंग 1149 और 3525, 1149 और 3525। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है कैश एंड बैंक। तो अब मैं 2-3 लाइनें छोड़कर इसको लिख रहा हूँ, अगर आपको एतराज़ है तो आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर यही होता है। तो कैश एंड बैंक सबसे एंड पे ही आना है, कोई डेटर आ जाए, कोई और चीज़, कोई भी चीज़ आ जाए, ठीक है। इन्वेंट्री है तो स्टोर्स हैं, जैसे सप्लाईज़ आ रही थी, अगर पड़ी होती तो सप्लाईज़ का स्टॉक है, ये सब कैश एंड बैंक से ऊपर हो तो बेहतर है, ठीक है। तो कैश एंड बैंक बहरहाल कितना है जी, ओपनिंग 365। उसके बाद जी शेयर कैपिटल है 2500, रिटेन्ड अर्निंग्स है 2539। तो शेयर कैपिटल है, ओपनिंग है कितना 2500। मुझे लगता है इसमें कोई चेंज भी नहीं आई, खैर चलो अब तो लिख दो फिर। रिटेन्ड अर्निंग्स है, ओपनिंग है 2539, और इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ करता है और ड्राइंग लेस। अभी तक कोई लायबिलिटी मुझे नज़र कोई नहीं आई, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करेगा यहाँ तक हमारी एंट्रीज पूरी हो जाएंगी। एसेट साइड आ जाएगी, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड आ जाएगी, और उसके बाद बैलेंस शीट ख़त्म, ठीक है। तो अब बस हमारा क्या रह गया, जर्नल एंट्रीज़ को यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब पहली एंट्री देखो जी, और दिमाग में पोस्टिंग करो ज़रा, फिर मैं पोस्ट कर देता हूँ। जी पहली एंट्री, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट पीएनएल क्रेडिट। अब देखो पीएनएल के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, अभी मेरा दिल है पहले एक सवाल कर लेना, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो फॉर्मेट देखते हैं जो मैंने आपको दिखाना है प्रैक्टिकली एक 5 दूंगा, ठीक है। तो बहरहाल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमें सेल्स भी नज़र आएगी, हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की भी नज़र आएगी, और हमें चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बायोलॉजिकल एसेट का नज़र आएगा। ये 3 कैटेगरीज रखें जहन में, ठीक है। एक होता है सेल्स, जो चीज़ आपने बनाई वो बेची, दूसरा फेयर वैल्यू
लेस कॉस्ट टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की आ गई। तीसरा, चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो पहली बार आता है ना, ठीक है। और चेंज इन क्या होता है जी, जो स्टार्ट से लेके एंड तक जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो सेल्स, चलो आपको ज़रा एसओसीआई के अंदर आदत है लिखने की, तो सेल्स को पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। सेल्स आएगी आपकी, उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगी, और उसके बाद चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट आएगी। ये 3 चीज़ें याद रखना, ये तो होंगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास टोटल इनकम आएगी, उसमें से फिर आप लेस किया करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आप उसमें से लेस करेंगे सेलिंग एडमिन वगैरह के खर्चे, ठीक है। नहीं, ये फर्क समझो ना। वो गेन जो होता है अदर इनकम में जाने वाला, वो होता है जो हमारी नॉन कोर एक्टिविटी का हो। हमारा तो काम ही यही है यार, हमारा काम ही यही बिजनेस है। बायोलॉजिकल एसिड्स का गेन हम अदर इनकम में ले जाएं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये भी तो गेन था, अदर इनकम में ले जाए। नहीं भाई, हमारा तो काम ही यही है, ठीक है। वो तो ये है कि अगर हाँ, अगर ये जो पीपीई पड़ा हुआ है मेरे पास, इनमें से कोई पीपीई बिकता है और उस पर गेन आता है, वो इधर नहीं आएगा, वो अदर इनकम में जाएगा। बात समझो? अच्छा, यही तो पढ़ाता हूँ अभी जाके, इंशाल्लाह देखते हैं। चले जी, एंट्रीज ही करनी है, फटाफट एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या है जी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होता, एग्रीकल्चरल ख़त्म हो जाएगा ना। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि मिल्क है, ये मेरी एंट्री में आ रहा है, ठीक है जी। इधर देखो जी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट 2847 से, ठीक है जी। और पीएनएल क्रेडिट 2847 से। जनरल एंट्री में कर रहा हूँ ब्लू कलर से, जनरल एंट्री से। अभी 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 ख़त्म हो जाएगा। एक बार शो कर दिए तो क्या हो गया, शो थोड़ी मारने तो दो। अगर बिल्कुल ही नहीं दिखाऊंगा, असल में तो क्या है, असल में तो आपने ये डेबिट और ये क्रेडिट नहीं शो करना, पर मैं ज़रा एंट्री शो कर रहा हूँ, थोड़ी शो मार रहा हूँ ताकि आपकी एंट्री ज़रा सामने रहे। फिर ज़ीरो हो जाएगा ना, तो ना शो करना, या ज़ीरो शो कर दो, बात तो एक ही है। करके एंट्री दिखा दी, ठीक है। पहली एंट्री हो गई जी, अब ये शो नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे? अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री है इन्वेंट्री मिल्क डेबिट, ठीक है। और ये मैं इसीलिए ब्लू में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री मिल्क, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या बनी, बोलो जी? इन्वेंट्री डेबिट हो गई, 2847 से इन्वेंट्री डेबिट हो गई, और 2847 से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट हो गई। अब ये ज़ीरो हो गया, और ये इन्वेंट्री फिलहाल पड़ी है। अगर ना बिका, ईयर एंड पर पड़ा हुआ दूध होगा तो वो फ्रिज के अंदर नज़र आ रहा होगा पड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन इससे आगे बात अभी बढ़ रही है, और अगली एंट्री क्या हुई है? सेल्स डेबिट 2847 से, सॉरी डबल एंट्री पूरी करो, सॉरी कैश डेबिट 2847 से, और सेल्स क्रेडिट 2847 से। अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 2847 से, और इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट 2847 से। अब ये असल में ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुआ करती है आपको पता है? माइनस होती है ना। तो आप कहोगे ना 2 दफ़ा सेल आ गई, 2 दफ़ा नहीं आई, टेंशन ना लो। ये सेल लेस ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या हो गया? नील। ये क्या हो गया? नील। एंड में बचा क्या? वही 2847। टेंशन नहीं लेनी इसकी, देख लो चाहे। इसीलिए डबल एंट्री सारी कर रहा हूँ, वरना मेरे समझाया नहीं जाता। ये बात समझ आई? ना समझ आई हो किसी को तो पूछ लें, किसी ना समझ को। ऐसी नहीं स्लो हो सकता, जगह बदल दो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मुझे रोज़ा लग जाता। इसको यार 23 पे कर दें, चलो 23 पे। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है जी? यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। अब बायोलॉजिकल एसिड खरीदा है 41 का, और कैश क्रेडिट 41, और फिर एक बायोलॉजिकल एसिड बिक गया, उसकी एंट्री
कैश डेबिट 200 और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट 200। फिर ईयर एंड का गेन लॉस है, ठीक है। उसने मुझे पता है कहा हुआ है रेकन्सिलिएशन बना दो, वो एंड पे बनाते हैं अलग से रिक्वायरमेंट में, फिलहाल तो चलने दो, ठीक है। तो एंट्री क्या बन रही है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट 72 से और चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्रेडिट 72 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ सप्लाईज डेबिट, जगह कोई नहीं रखी मैंने इसकी, क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, कैश एंड बैंक। +2847 -41 प्लस, बस ज़रा मेरा दिल है वो भी आके जाए, आके जाए। अच्छा 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 जी, पहले भी 365 लिखा था या पहले 385? अच्छा, आते आते 85 हो गया, सुभान अल्लाह। अच्छा जी जी, हमने कुछ सप्लाईज खरीदी, तो स्टॉक या इन्वेंट्री ही लिख दो, इन्वेंट्री या स्टॉक, स्टॉक वहाँ लिखा था तो स्टॉक ही लिख लेते, लेकिन चलो इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज, फर्क है ना। ऊपर क्या पड़ा, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क, वो इन्वेंट्री है फॉर सेल, और ये इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज ये किस लिए है, फॉर यूज़, ठीक है। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो आती ही नहीं है कभी नज़र, ये मैंने ज़बरदस्ती दिखाई है, ठीक है जी। मिल्क, ओके, चलो लो भाई, तो इन्वेंट्री खरीद ली, सप्लाईज की इन्वेंट्री खरीदी, एंट्री बनी 295 से, सप्लाईज की इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट 295 से, और फिर ये यूज़ हो गई तो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस में लेस कर दिया ये एक्सपेंस जी, एंट्री बोलो, एक्सपेंस डेबिट 295 से और सप्लाईज क्रेडिट 295 से, और लास्ट एंट्री क्या बनी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया जी 84 से, और पीपी को डायरेक्ट ही क्रेडिट कर देते हैं जी 84 से, ठीक है। तो एक नज़र डाल लें ज़रा, कोई मसला है तो पूछ लें मुझसे। पूरे सवाल में कोई लायबिलिटी नहीं है, अगर होती तो इक्विटी के नीचे वो भी आ जाती, मसला क्या। ले जी, अब मेरे ख्याल में क्लोज कर लेते हैं चीज़ों को और देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट बाकी है। सबसे पहले इसको क्लोज करो जी, टोटल बताओ, टोटल बताना है, टोटल एक बार बताना है कि इसके कितना हमें हमें अर्न कितना हुआ, टोटल हमारी इनकम कितनी आई जी। 5766 दिस माइनस, तो जीपी क्या आ गया 2847 माइनस करना है 2847, ठीक है। कितना जी 2911। अब ये 2911 में बेसिकली ये दूध का गेन पड़ा है और ये जो ईयर एंड का आपने रीट्रांसलेशन 19, उसमें से अब ये दोनों खर्चे माइनस कर दें तो आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे 25, फैसला कर लो आप बचे को 2540, ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा जी, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर देंगे, तो 2540 वहाँ से क्रेडिट करके डेबिट करके यहाँ पे क्रेडिट कर देते होते हैं, क्लोज कर देते हैं आप उसको, ठीक है। और ये 2500 तो बेचारा ऐसा आप काट के ऐसे आगे लिख लेंगे, ठीक है, 2500 ऐसे ही आ गया। लो जी, टोटल करना शुरू कर दें,
बायोलॉजिकल एसिड का टोटल रुपीज़ इन 1000 चल रहा है सवाल, है ना, रुपीज़ इन 1000 चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लें, रुपीज़ इन 1000 लिखना ना भूलिएगा जी। 1062 3441, ये कोई ना बची, ये भी कोई ना बची, ये सिर्फ एंट्रीज थी, आप बेशक ना करते। और कैश एंड बैंक कितना आ गया 3076, टोटल कर दो 7579, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करो, 79 ग्रैंड टोटल आ गया। बायोलॉजिकल एसिड पे जो खर्चा हुआ है वो आपका एक्सपेंसेस में आ तो रहा है, लेकिन वो जीपी के बाद जाके आ रहा है। हाँ तो क्यों नहीं बेटा, तो जो आप बिजनेस कर रहे थे उसमें आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो जिस मशीन पे बन रही थी, तो उस मशीन की डेप्रिसिएशन तो आपने ऊपर डाल दी, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई खर्चा जीपी से नीचे भी तो जा सकता है, जैसे गेन लॉस वो ले ही जाते थे। डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारे ही होंगे ना, उसके ऊपर हमने सिर्फ इनकम शो करनी है, और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मेरा नहीं ख्याल के डालना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है सेल की कॉस्ट, तो हमने जो बेचा है वो दूध ही है, उसकी कॉस्ट सिर्फ वहाँ पे आ रही है। लेकिन जो ये भैंसें हैं इनको तो रख के इन पे गेन ले रहे हैं, तो सारे एक्सपेंसेस फिर कॉस्ट ऑफ सेल में घुस जाएंगे, फिर नीचे बचेगा ही कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम बकरे ख़रीद कर बेचते हैं तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बकरे की कॉस्ट होगी, तो फिर सेल क्योंकि कर बकरा रहे हैं, ठीक है। तो असल तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लफ्ज़ है, तो सेल्स की कॉस्ट क्या है, वो दूध ही बिका है तो उसकी कॉस्ट आ गई। यही बकरा गोश्त के लिए रखा हुआ है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है, ठीक है। उसके सारे खर्चे खिलाने पिलाने के तो वहीं पे आ रहे होते हैं, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ऐड हो जाती है। यानी कि आप यूँ कहते हैं ना, आप यूँ कहा करते हैं जी मैंने जब 50,000 का बकरा बेचा, जी ये मैंने ख़रीदा था, तो जब ख़रीदा था तो 25,000 का था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो किराया को या लगा के इसको लाया या जो भी था, खैर वो तो डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गया, मैंने इसको खिलाया पिलाया, दवाइयों पे खर्चा आया, लटरम पटरम करके ये मुझे इस वक्त कॉस्ट कर रहा है, तो वो उस तरफ फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसमें इस केस में नहीं, बाकी अगर कर भी देता है तो इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट ए भी पूरी हो गई है, रिक्वायरमेंट बी भी पूरी हो गई है। सी में कहता है रिकन्सिलिएशन बनाओ, प्रिपेयर रेकन्सिलिएशन एंड कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। तो मैं कर गया हूँ वैसे बाय द वे दूसरे तरीके से। तो अगर रेकन्सिलिएशन ज़बरदस्ती खाम खा अब आप बनाना चाहते भी हैं तो रेकन्सिलिएशन में उसने नहीं कहा ना प्राइस और फिजिकल अलग अलग करो, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायरमेंट ये कौन सी है, ए, ये रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट डी हो गई। तो रिक्वायरमेंट सी में वैसे कर देता हूँ, रिकन्सिलिएशन जैसे हम बनाते थे वैसे ही बना लेते हैं। क्या बना सकते हैं रेकन्सिलिएशन? मेरे ख्याल में तो हमें डायरेक्ट डेटा ही उठाना पड़ेगा। हम ऐसे करके बना सकते हैं जी, ओपनिंग 1 वो जो प्लस माइनस किया हुआ रेकन्सिलिएशन ही बनी है, उसको इस शक्ल में डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ख़रीदे, परचेज्ड, वो कितने पे जी 41 पे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि डिस्पोजल आ रहा है, वो 200 पे माइनस हो रहा है। उसके बाद हमें PNL में जाने वाली फ़िगर उसने अलग अलग करके लिखने तो लिख सकते हैं, लेकिन उसने नहीं कहा तो हम क्यों करें। तो ये खाम खा अगर आप ज़बरदस्ती करें कि जी हमने रेकन्सिलिएशन बनानी है, तो ये रेकन्सिलिएशन ही है वही वाली असल में। तो ये आप नोट इस तरह से बना के रिक्वायरमेंट को रेफ़र कर सकते थे, 1062 आ गए। तो ये आपकी रेकन्सिलिएशन है जो आपको बनानी आती है, तो वही मैंने ब्रैकेट में बना दी थी असल में, ठीक है।
आ जाए जी, थोड़ा सा और हिम्मत करें ज़रा और ये थोड़ा सा और पढ़ लें। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स हमारे रहते हैं, पेज नंबर 625 पे आ जाएं। IS 41 के डिस्क्लोजर्स रहते हैं। उसको तेज कर, सबको ही आहिस्ता कर दिया आपने, सिर्फ एक को कहा। यार जाने दो यार, मेहरबानी ताड़ी यार, इसको तो तेज कर देना, इसको करें 18 पे। आपको ठंड नहीं लग रही? ऐसे रोज़ा लगता नहीं है, ऐसे ठंडा ठंडा रोज़ा गुजर जाता। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स पे 625 पे आए तो डिस्क्लोजर्स में, डिस्क्लोजर्स से पहले स्टैंडर्ड ने कहा यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉलोइंग टर्म्स बिफोर गोइंग इनटू डिस्क्लोजर्स। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स, बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स, मैच्योर। तो कंज्यूमेबल और बियरर का फ़र्क समझाने के लिए आपके सामने एक तस्वीर आई है, गाय। वैसे तो ये बियरर बायोलॉजिकल एसिड है, ठीक है, लेकिन जैसे बियरर प्लांट है, इस तरह से ये बियरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बहरहाल बियरर का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास ही रहता है, इसको हम रखते हैं और इससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम ले रहे होते हैं। माल्टे का दरख्त बियरर बायोलॉजिकल एसिड है, और फिर उसमें कौन सा है? प्लांट। तो प्लांट है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो हमें पता है, IS 16 में चला जाता है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स। बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स ऐसे बायोलॉजिकल एसिड्स कहलाते हैं जो हमारे पास साल हर साल रहते हैं और उनसे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। सही है, बियरर बायोलॉजिकल एसिड में जाए। दूसरी तरफ आपके सामने है कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स। कौन से जी? यानी कि ये खुद कुर्बान हो जाते हैं। ये जो बकरा है ये हमने गोश्त के लिए रखा हुआ था, ये कुर्बानी पे ज़बह हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा खुद। ये नहीं कि बकरे की जो है वो आपने रान निकाल ली, बकरा वहीं खड़ा रहेगा, ठीक है, अगली बार फिर उग आएगी। भाई ये सारे का सारा खुद कुर्बान होगा, ठीक है। तो ये कंज्यूम हो जाने वाला बायोलॉजिकल एसिड है। ये कंज्यूम नहीं करना हमने, इसको हमने हाँ कभी कभी करना पड़ जाता है, पर ये मतलब असल तो ये है कि हमारी नीयत क्या, हमारा बिजनेस क्या है। तो हमने इनको रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है, दूध इससे निकाल कर बेचते हैं, इसको नहीं बेचते। ये बाग लगाया हुआ है, इससे हम माल्टे उतार के बेचते हैं, इस बाग की लकड़ी को नहीं बेचते, ठीक है। लेकिन जब हम ये वाले जंगल की बात करते हैं, ये हमने सफ़ेदे के दरख्त लगा दिए जी, ठीक है, अब इन दरख्तों को ही काट देना है, तो ये अब बियर नहीं कर रहे कुछ, ये खुद ही कंज्यूमेबल है। ये जनाब गंदम का फसल है, कंज्यूमेबल है तो बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट, ठीक है। ये लिविंग प्लांट, ठीक है, बीच में कोई एनिमल होगा मैंने इसलिए कहा था, ठीक है। तो ये लिविंग प्लांट, तो ये सब क्या है? बायोलॉजिकल एसिड तो हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या है? ये कंज्यूम हो जाते हैं खुद। तो कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स और बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स, ठीक है जी। अगर ट्री ये है जिसके ऊपर फल आता है तो वो ट्री आप 10 साल तक अपने पास ही रखते हैं और हर साल उसका फल बेचते हैं, तो ये बियरर है। और ये ट्री जो है ये बेटा फल नहीं लाता, ये ट्री आप प्लांटेशन उगाते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल, एक ख़ास वज़न और ख़ास कद पे जब पहुंचता है तो आप इसको काट के लकड़ी के तौर पे बेच देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फिर इस ये फल की तरह से नहीं कि आप हर 6 महीने बाद लकड़ी काट के बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये खुद ही कुर्बान हो जाता है, जबकि और उसकी निशानी भी यही बताई थी हमने, यही तो बात की थी हमने कि अगर लकड़ी किसी काम की ना हो, फल वाला दरख्त हो, तो वो बियरर है, और अगर लकड़ी काम की आ जाए तो फिर वो बियरर नहीं रहता, क्योंकि उसकी लकड़ी की भी वैल्यू है। और फल तो वैसे ही अलग ट्रीटमेंट रखता है ना, फल जब तक ऊपर मौजूद है तब तक वो बायोलॉजिकल एसिड है, और जब उसको उतार लेते हैं तो वो इन्वेंट्री बन जाता है। ऑरेंज ट्री की बात कर रहा हूँ कि ऑरेंज ट्री जो है इसकी तीसरी खसूसियत क्या है, पूरी हो रही है कि इसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे ही बिकती है। फल आता है, एक से ज़्यादा दफ़ा आता है, और इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं है, तो ये कौन सा प्लांट है? बियरर प्लांट। लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ माल्टा क्या है? बायोलॉजिकल एसिड। ये मैंने सिखाया हुआ आपको, ठीक है। तो ये 2 तरह के एसिड्स आपके सामने हैं जी, बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स और
ये क्या है, ये मछली फार्म है, मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हैं, ये यहीं पर रहेंगी और इनसे फल आएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक वक्त में डाली जाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, उसके बाद 2-4-6 महीने इनको खिला पिला के इनको मोटा ताज़ा करके इनको यहाँ से निकाल के बेच दिया जाता है, तो ये भी कंज्यूमेबल, ठीक है। तो बियरर बायोलॉजिकल एसिड और कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है जी, सही है। वैसे बियरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैंडर्ड कहता है, लेकिन बियरर बायोलॉजिकल एसिड तो है ना। बियरर एनिमल इसलिए नहीं कह रहे कि जैसे बियरर प्लांट कह के आपने इसको यहाँ से निकाल दिया था, कोई कहे बियरर एनिमल, इसको भी पीपीई में ले जाए, स्टैंडर्ड कहता है नहीं नहीं, ये मैं नहीं मानता, गाय की अपनी कीमत है, ठीक है, उसको आपने बायोलॉजिकल एसिड ही कहना है, ओके, सही है। ये दो चीज़ें उसने कहा डिस्क्लोजर्स में जाने से पहले कि आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है बियरर बायोलॉजिकल एसिड क्या होता है जी, और कंज्यूमेबल क्या होता है, फ़र्क समझ आ रहा है। तीसरी चीज़, मेच्योर कब होता है बायोलॉजिकल एसिड, अगर दूध देने वाला है तो दूध देने की उम्र को पहुंच जाए, अगर फल देने वाला है तो फल देने की उम्र को पहुंच जाए, अगर कुर्बान होने वाला है, पहले दो, तो कुर्बान होने की उम्र को पहुंच जाए, अगर खुद ही कटने वाला है तो उम्र पूरी होगी। तो मेच्योर कब है, जब वो जिस काम के लिए है वो काम के काबिल हो जाए, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ भी थी। तो ये जनाब उसने कहा यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फॉलोइंग टर्म्स बिफोर गोइंग इनटू डिस्क्लोजर्स। नंबर 1 इज कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स। क्या हैं कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स? आर दोज that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological acid, जिनको बकरे को ही हम बेच देंगे, मछली को ही बेच देंगे, या जिसको हम जो है वो ज़बा करके गोश्त के तौर पर बेचते हैं, या जो फसल है उसको काट के हम गंदम बनाकर बेचते हैं, जिनको which are to be harvested as agricultural produce, यानी उनको या तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पे हार्वेस्ट कर देते हैं या उनको उसी शक्ल में बेच देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड आर लाइवस्टॉक इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीट, लाइवस्टॉक हेल्ड फॉर सेल, फिश इन फार्म, क्रॉप्स सच एज मेज, व्हीट produce on bearer plant, and trees being grown for लकड़ी आर कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसिड्स, ठीक है जी। जो फ्रूट लगा हुआ है ना, ये ऊपर ये फ्रूट लगा हुआ है, ये बायोलॉजिकल एसिड तो है, लेकिन कौन से वाला है, कंज्यूमेबल है, क्योंकि इसी ने उतर के इस्तेमाल हो जाना है, ओके। फल ने फल नहीं देना ठीक है, कई साल तक, ओके। नेक्स्ट इज बियरर बायोलॉजिकल एसिड कौन से हैं जी, आर दोज अदर देन कंज्यूमेबल। वाह वाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त डेफिनेशन देता है स्टैंडर्ड कभी कभी, है जी। कहता है बियरर वो हैं जो कंज्यूमेबल नहीं है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। फॉर एग्जाम्पल लाइव स्टॉक फ्रॉम विच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, फ्रूट ट्रीज फ्रॉम विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड। ये बियरर बायोलॉजिकल एसिड तो ज़रूर है, लेकिन जब ये ट्री इस तरह की शक्ल का हो जाए और उसकी लकड़ी किसी काम की ना रहे, तो फिर उसको बियरर प्लांट कह के उसका ट्रीटमेंट आइस 41 से निकाल देते हैं। लेकिन वो जिंदा प्लांट है, ये तो कोई नहीं ना निगेट कर सकता। क्या आप कहोगे जी माल्टे का दरख्त जो है वो जिंदा नहीं है और अखरोट का दरख्त जिंदा है, ऐसा नहीं होता है, तो लिविंग प्लांट, लेकिन ट्रीटमेंट जो है जरा चेंज है, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक फ्रॉम विच मिल्क इज प्रोड्यूस, फ्रूट ट्रीज फ्रॉम विच फ्रूट इज हार्वेस्टेड। बियरर बायोलॉजिकल एसिड्स आर नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये खुद प्रोड्यूस नहीं है। इसीलिए तो वो कहता है कि बियरर प्लांट की शर्त, जैसे बियरर प्लांट की शर्त थी ना कि उसकी लकड़ी किसी काम की ना हो, इसीलिए कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं है, तो इसलिए तो कहा था स्क्रैप के तौर पर बिक जाना इसको ये नहीं बना देगा कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जागते रहें जरा प्लीज़, थोड़ी हिम्मत करके, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता, थेरी थोड़ी सी पढ़ेंगे बस, थोड़े से डिस्क्लोजर पढ़ते हैं, जहाँ पे आप लोगों की हिम्मत फिर जवाब दी तो फिर चले जाएंगे एमसीक्यूज पे, ठीक है। तो ये खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, रादर दे आर हेल्ड टू बियर प्रोड्यूस। आपने गाय इसलिए नहीं रखी हुई है कि आपने उसको ज़बा करके सारा जो दूध इकट्ठा निकाल लें मुर्गी को ज़बा करके सारे अंडे इकट्ठे निकाल लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपने गाय को रखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये क्या है, ये बियरर बायोलॉजिकल एसिड है। मैच्योर बायोलॉजिकल एसिड कौन सा है जी, आर दोज दैट हैव अटेन्ड हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन, जिस काम के लिए वो थे हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन उन्होंने अटेन कर ली। फॉर एग्जांपल हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन अगर वो कंज्यूमेबल हैं, या आर एबल टू सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट अगर वो बियरर है, यानी बियरर हैं तो वो फल देने वाले हो जाएं, और कंज्यूमेबल हैं तो वो उस उम्र को पहुंच गए हैं या उस खसूसियत पर पहुंच गए जब उनको 4 दांत हो गया है, इतना वजन हो गया है, हम इतने वजन का करके हम जो है वो बेच दें, फैटनिंग कर रहे हैं हम बछड़ों की, इतने वजन के ऊपर बेच देते हैं। हमारा तो घर है कोई नहीं, हम तो बेघर लोग हैं जी।
अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी जनरल डिस्क्लोजर्स पे। बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे IS 38 के MCQs पे। हो सकता है कोई एक आधा पास पेपर ही फड़का दें, पर टाइम ज़रा कम ही लग रहा है। कोशिश करते हैं ये जितना ये खींच लें आज ना, ठीक है इतना ज़्यादा नहीं, बस इतना सही है। ओह ये भी हैं, किताब के अंदर भी मौजूद हैं, बकरा, ठीक है जी, मछलियों का फार्म। ओके, इधर सर ने जो किताब के अंदर भैंस रखी हुई है, हमने गाय रखी हुई है, ठीक है, और सही है ना, तो मिल जाएगा ये भी आपको। अच्छा चले आए वापस। कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं और कुछ डिस्क्लोजर्स एडिशनली देने पड़ते हैं जब लामे वाला मामला आ जाए, ठीक है। तो जनरल डिस्क्लोजर्स और गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, वो जो गवर्नमेंट ग्रांट हमारे इस IS 40 वाली बनती है, 41 वाली बनती है, कौन सी, कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले बायोलॉजिकल एसिड्स की मद में कोई ग्रांट आ गई, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ एडिशनल बातें हैं। तो ये बस 3 ही बातें। सबसे पहले जनरल डिस्क्लोजर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। एन एंटी शेल डिस्क्लोज aggregate gain or loss arising during the current period on initial recognition and from change in fair value less cost to sell of biological asset, ठीक है जी। इनिशियल रिकग्निशन पर क्या आता है जी, परचेज के वक्त लॉस आता है। जब परचेज करते हैं आप तो क्या आता है जी, आपको लॉस आता है। और जब, और इनिशियल रिकग्निशन किसकी होती है जी, बोलो, मैं बायोलॉजिकल एसिड्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, न्यू बॉर्न की। वेरी गुड। तो न्यू बॉर्न अगर आएगा तो न्यू बॉर्न पर इनिशियल रिकग्निशन पर क्या आएगा, गेन। तो इसलिए उसने यूँ लिखा, क्या लिखा, कि कंपनी जो है वो, एंटी जो है वो एग्रीगेट गेन लॉस बता दे, यानी कि वो नेट कर देते थे ना हम, ठीक है। नेट किस तरह हो जाता है कि जब आप अपनी रेकन्सिलिएशन के अंदर ओपनिंग वालों को लेते हैं, फिर परचेज वाले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आते हैं, ओपनिंग वाले भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे आते हैं, ठीक है, और न्यू बॉर्न भी, ठीक है। तो वो खुद ब खुद जो इनिशियल वालों पे लॉस आ रहा था और न्यू वालों का गेन आ गया, और फिर सबका ईयर एंड पर भी गेन आ गया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट हो जाता है। तो एक ही दफ़ा बताते हैं, ठीक है। बहरहाल इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर आपको गेन या लॉस आ सकता है, और फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इस पे नॉर्मली आपको ईयर एंड वाला, बहरहाल मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये किसकी बात हो रही है, ईयर एंड गेन लॉस। तो ये बताना है, ठीक है जी। ये समझ आती है बात की, ओके। अच्छा, तो आपने बताया है, ठीक है। ये देखें, न्यू बॉर्न हमारे सवाल में था नहीं, तो ये देखें, चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसिड ने क्या बोला, एग्रीगेट करके बता दो, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन वाला भी और ईयर एंड वाला भी एग्रीगेट कर दो। तो इसका मतलब एक लाइन आइटम काफ़ी है, और आपकी रेकन्सिलिएशन से वो एक ही गेन निकला करता था। बल्कि उसमें भी अगर रेकन्सिलिएशन में वो कह देता है कि आप इसको प्राइस और फिजिकल में अलग कर दो, तो कर दो, लेकिन यहाँ पर फिर भी टोटल, एंड इसलिए कहा था कि एंट्री क्या करनी है, इकट्ठी, ठीक है। नेक्स्ट, एन एंटिटी शैल गिव a description of each group, ये नरेटिव भी हो सकता है, क्वांटिफाइड भी हो सकता है, मतलब लिख के बता दो या फिगर्स में, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड, यार बहुत हुआ, हमें जाना ही पड़ेगा काकूजी PLC की तरफ। ये जनाब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है कीनिया की, काकूजी PLC। एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सेपरेट को ही हम देखेंगे इंशाल्लाह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू करते हैं पहले। ये तो हमें गप्पा शप्पा उन्होंने लाई हैं। देखो, इनका डायरेक्टर है KR शाह, एक डायरेक्टर है CJ फ्लावर्स फूल्स, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, लटरम एंड पटरम है। मैं ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहुंचना चाह रहा हूँ जहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना। फ्लावर ने अपने साइन सुन कीते हैं। ओ, ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर कौन है पता नहीं, इनका ऑडिटर कौन है, ठीक है जी। तो ये जनाब ऑडिटर के साइन आ गए, डिलॉयट, ओके। और फिर यहाँ से काम शुरू होता है, ठीक है जी। काकूजी PLC
कंसोलिडेट सेपरेट, फिलहाल सेपरेट है, ठीक है। प्रॉफिट और जो भी है, प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम आ रही है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो इस तरह का पीएनएल आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, आज ही देख रहे हैं, ठीक है। ये देखें, जिसमें सेल्स के साथ साथ आपको गेन अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ नॉन करंट बायोलॉजिकल एसेट, यानी ये वो ईयर एंड वाला गेन लॉस आ गया। ओके, सही है। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।